जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कल हमने ये देखा कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है और शीत युद्ध के बीच में एक ऐसा शब्द ओरिजिनेट हुआ जिसको कहते हैं तृतीय विश्व। तृतीय विश्व की अवधारणा सिर्फ और सिर्फ भू राजनैतिक तौर पर है कि जो विश्व दो गुटों में बटा था, पूंजीवादी और साम्यवादी, तो ये जो तृतीय विश्व के देश हैं, ये 9 स्वतंत्र ऐसे देश थे लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के, जो कि किसी भी गुट में शामिल होने का विरोध कर रहे थे, गुटी राजनीति का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी समस्याएं थी। इनकी भाषाई धार्मिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याओं में गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, ये सारी दुविधाएं थी इनके पास। तो एक औपनिवेशिक शक्ति से ये आज़ाद हुए तो दूसरे गुट में ये नहीं बंधना चाहते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में तीसरे विश्व की अवधारणा सामने आई। मैंने ये भी बताया कि इन सब का लक्ष्य क्या था? अपनी समस्याओं से निजात पाना, और उसके लिए था आर्थिक विकास, जो कि जरूरी था। और इसी आर्थिक विकास को करने के लिए ये गुटी राजनीति से दूर रहे। इन्होंने ये कहा कि हमें जिससे हेल्प लेनी होगी हम उससे लेंगे, किसी एक पक्ष के लिए समर्थित हम नहीं रहेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक अवधारणा आई जिसको बोलते हैं नॉन मूवमेंट अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम, या इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो विचारधारा है, इसी का नाम है गुट निरपेक्षता। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए जिस विचारधारा का नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता एक विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है गुट निरपेक्षता। ठीक, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम के नाम से इनको बोला जाता है। कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स की भी हैं, वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल 18वां सम्मेलन हुआ है 2019 में, इसका 18th समिट। कहाँ पर ये हुई है? अजरबैजान की राजधानी बाकू, अजरबैजान। अजरबैजान आर्मेनिया का काराबाख करके कोई क्षेत्र है, नागोना काराबाख, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, करंट में भी आप लोग पढ़े होंगे करंट अफेयर्स। तो ये जरा मैप में इसकी लोकेशन देख लीजिए। 19th समिट हुई है 2024 में, और 2024 से 2027 तक की अध्यक्षता किसके पास है? युगांडा। इसकी राजधानी कौन सी है? कंपाला। अफ्रीकन देश है ये। तो 19th समिट 2024 में हुई है युगांडा में, 2024। ये जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस आंदोलन को प्रेरित करने वाले या इस आंदोलन के जो नेता लोग थे, वो वही देश थे जिनको हम तृतीय विश्व की संज्ञा दे रहे हैं। अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और एशियाई देशों का वो समूह जो कि नव स्वतंत्र हुआ था, तुरंत तुरंत स्वतंत्र हुआ, और वो गुटी राजनीति का विरोध कर रहा है। अब देखिए, इसके नाम से ही ये बात चल रही है, गुट निरपेक्षता, मतलब गुट से अलग रहना। तो क्या ये तटस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये मैंने कल आपको बता रखा है कि ये आपस में भी सहयोग करेंगे, और विकसित देशों से या जो भी दो महाशक्तियों से समर्थित देश हैं, चाहे वो पूंजीवादी हो चाहे साम्यवादी, उनसे भी ये सपोर्ट लेंगे।
और जब विकसित और विकासशील देश आपस में सहयोग करते हैं या मदद मांगते हैं या एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं, कल मैंने टर्मिनोलॉजी दी थी, उत्तर दक्षिण सहयोग, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। और अगर विकासशील देश एक दूसरे विकासशील देश की आपस में ही सहायता करते हैं तो बोलते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन या दक्षिण दक्षिण सहयोग। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, सारा कॉन्सेप्ट वही है तृतीय विश्व का कि यहाँ पर लिख लीजिए, गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है। मतलब इनको ये नहीं है कि को नृप होए हमें का हानि, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें मतलब ही नहीं है चाहे जो सिंहासन पर बैठे। इसका मतलब तटस्थता नहीं है, हम तटस्थ नहीं है, बल्कि बल्कि विश्व राजनीति में सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, ये सक्रिय भागीदारी किसी गुट के साथ नहीं, किसी गुट के रूप में सम्मिलित होकर के नहीं कि हम झंडा लेकर के खड़े हैं कि हम पूंजीवादी देश हैं, हम झंडा लेकर खड़े हैं कि हम साम्यवादी देश हैं, पूंजीवाद को अपने यहाँ नहीं चलने देंगे, या पूंजीवादी हैं तो साम्यवाद को अपने यहाँ नहीं चलने देंगे। सक्रिय भागीदारी किस रूप में? स्वतंत्र आत्मनिर्णय, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, विश्व शांति की बात करेंगे। और आपको पता होगा शांति की बात वही करेगा जो सक्षम नहीं होता, सबसे पहली प्रतिक्रिया उसी की शांति की बात होती है। अगर आप सक्षम हैं, पावरफुल हैं, तो शांति की बात आप करेंगे तो वो आपको शोभा देगी। आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी होगी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो, वो सर्प अगर माफ कर दे कि बिना काटे चले जाएं, तब तो उसको आप कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। ठीक वैसे ही जो पावरफुल है और वो क्षमा करे, तब तो उसकी क्षमा की वैल्यू है, माफ करने की वैल्यू है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, कोई पावर है ही नहीं, कोई शक्ति है ही नहीं, और वो माफ करे तो माफी की बात करेगा ही करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये इनकी मजबूरी है। आप ये समझिए, अभी ये औपनिवेशिक शक्ति से आज़ाद हुए हैं तो ये एक अलग से गुटी राजनीति में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि इनकी अपनी समस्याएं हैं। जो लोग गुटबाजी कर रहे हैं वो अब उनका पेट भरा हुआ है, जिनका पेट नहीं भरा हुआ है वो अपने यहाँ की समस्याएं पहले सुलझाएंगे। और इनकी समस्याएं मैंने आपको बताया है कि यूनिक समस्याएं और कॉमन है सभी में। यूनिक का मतलब ये है कि विकसित देशों से अलग, जो दो महाशक्तियां हैं जो झंडा लिए खड़ी हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद, साम्राज्यवाद को साम्यवाद का, उससे अलग इनकी समस्या है। ना एक भाषा है इनके यहाँ, ना एक धर्म है, ना एक जाति है, समाज कई वर्गों में बटा है, गरीबी है, शिक्षा है, बुनियादी ढांचों की कमी है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। ये सारी समस्याएं हैं। कई सारी नस्ल के लोग एक जगह रह रहे हैं, कोई भौगोलिक मतलब निकटता नहीं है। ठीक है, तो ये विश्व शांति की बात कर रहे हैं। और इन सब मुद्दों को लेकर के चलते हुए वैश्विक मुद्दों पर सही और गलत का फैसला लेते हुए, मतलब उसमें डिफरेंशिएट करते हुए, हमेशा सही का साथ देना, ये इनकी विशेषता है।
अब ध्यान से देखिए, सही और गलत ये सब्जेक्टिव हैं। कोई चीज हमारे लिए सही हो सकता है आपके लिए गलत हो, या कोई चीज भारत के लिए सही हो अमेरिका के लिए गलत हो। तो ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर ये जो सही मैं कह रहा हूँ कि सही का साथ देना, सत्य का साथ देना, ये इनके अपने परिप्रेक्ष्य में है। आज पर्यावरणीय समस्या है, विकसित देशों ने अंधाधुंध संसाधनों का उपभोग किया, यहाँ तक कि वेस्टेज भी किया। उनकी लिविंग स्टाइल ऐसी है, संसाधनों का उपभोग और बर्बादी होगी ही होगी। खुद इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए। अब विकासशील देश कोयला फूकेंगे, पेड़ काटेंगे, तो वो क्या कह रहे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे लेकर के चले आए। कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। कार्बन ट्रेडिंग, ये कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इंडस्ट्री मत लगाइए, और जो इंडस्ट्री जहाँ पर पॉल्यूशन कर रही है, वो जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं हो रहा वहाँ से क्या करे, कार्बन ट्रेडिंग करे, सर्टिफिकेट ले, उनको पैसे दे। तो ये कार्बन ट्रेडिंग क्या है, विकासशील देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना। आप लार्ज पर्सपेक्टिव में देखिए, ये कॉन्सेप्ट कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज नहीं लाएंगे। वैसे तो पर्यावरणीय समस्या वैश्विक है, किसी एक देश की नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या बता रहा है कि क्योंकि विकसित देश इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं, अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो हमेशा विकासशील देशों में होगा, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो अब वहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के चले आए, कार्बन ट्रेडिंग को लेकर के आए। तो ये इनडायरेक्ट रूप से क्या बता रहे हैं कि नहीं, हम विकास कर चुके हैं और आप विकास मत कीजिए, अदरवाइज संसाधरणीय वो संधारणीय विकास नहीं हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो भावी पीढ़ी को नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट रूप से तो सही है कि वैश्विक समस्या है, लेकिन उसका कंपनसेशन कौन देगा, कौन किसको देना चाहिए, जिसने पर्यावरण को प्रदूषित किया है। जब हमने फैक्ट्री लगाई नहीं, जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया नहीं, तो हमारी वजह से पर्यावरण कैसे दूषित हो गया। हम है तो ये वैश्विक जिम्मेदारी, लेकिन उसका मैक्सिमम हर जाना, क्या आप कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व किसका है, मैक्सिमम विकसित देशों का। वो ग्रीन क्लाइमेट फंड में फंडिंग नहीं दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम इतना फंड देंगे इतने साल में, लेकिन फिर भी उस अपने वादे से मुकर जा रहे हैं। और फिर वही गाना याद आएगा कि मिलने की कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, और हर बार टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि फितरत ही है, उनकी गलती नहीं है। हर देश अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करता है। उसका अपना हित जहाँ पर सही होगा, जहाँ पर उसका हित पूरा होगा, वो डिसीजन इसी के अनुसार लेगा, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील। ये सब कहने को है कि हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें मानवाधिकार की चिंता है, हमें विश्व में शांति की चिंता है, सब कहने को है। क्योंकि दूसरे को ये तो नहीं दिखा सकते ना कि हाँ हमें उनको मारना है, हमें अपने अपोजिशन को हराना है, हमें अपने अपोजिशन को नहीं रखना है। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ जरा ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। शीत युद्ध का दौर चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का टाइम। यहाँ पर इसकी क्या हुई, अवधारणा दी गई, कॉन्सेप्ट दिया गया। और ये कॉन्सेप्ट साकार कब हुआ, 1961 में, हाँ, बेलग्रेड में। बेलग्रेड क्या है, सर्बिया की राजधानी। पूर्वी यूरोप में देखेंगे, पूर्वी यूरोप क्या था, साम्यवादी था। तो वहाँ पर इसकी स्थापना होती है 1961 में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। आज के समय में लगभग 125 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, भारत भी है, इंडोनेशिया भी है। अच्छा है, तो ये तो हो गया क्या, अर्थ, इसका क्या मीनिंग है। अब जरा हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो देख लेते हैं कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन
एक तो हमने जान लिया अर्थ, अब जान लेते हैं उपलब्धियां। हाँ, उपलब्धियां के पहले, हाँ उपलब्धियां के पहले ये जान लेते हैं इसके अपनाए जाने का कारण। फिर देखेंगे चुनौतियां, और फिर ये देखेंगे कि आज के समय में इसकी प्रासंगिकता है या नहीं, रिलेवेंस है या नहीं। ठीक, अर्थ हमने देख लिया। अब देख लेते हैं अपनाए जाने का क्या कारण था, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया। तो कॉन्सेप्ट आने के पीछे कारण क्या था कि ये सारे के सारे देश जो इसको सपोर्ट करते हैं वो क्या थे, ना वो स्वतंत्र देश थे, अभी अभी उनको आज़ादी मिली थी 2 4 6 10 साल के अंदर। एक औपनिवेशिक सत्ता से उनका पाला छूटा था, तो दूसरे के गुलाम नहीं होना चाहते थे, ना वो राजनीतिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, और ना ही वैश्विक शक्ति के रूप में कि कोई भी उन पर वापस से शासन करे। इसी वजह से, क्योंकि अभी वो उनका क्या है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु, तो उसको क्या करते हैं, प्रकृति के आघातों से बचाते हैं, चोट ना लगने पाए, बीमारी ना हो। क्यों? क्योंकि वो नवजात है। धीरे धीरे उसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, वो अपने आप बीमारियों से भी लड़ेगा, अपने वातावरण में ढल जाएगा। तो वैसे ही जैसे ये अभी नवजात स्वतंत्र हुए हैं, नए नए हैं, तो इनको अपने देश को बचाना है, किससे, वैश्विक शक्तियों। और वैश्विक शक्तियाँ इन पर घात लगाए बैठी हैं, किसी न किसी रूप में। कोई विचारधारा वो दे देंगे, कोई कॉन्सेप्ट दे देंगे, कोई उनको डर दिखाएंगे, कोई मदद करेगा। अगर अनर्गल रूप से आपकी कोई मदद कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपका शोषण करना चाह रहा है, और कुछ नहीं, कोई सगा नहीं है। अब अपनाए जाने के कारण में पहला कारण क्या था, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्यों? क्योंकि उस समय गुट दो थे, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। अगर ये पूंजीवादी हो जाते तो साम्यवादी इनको मदद ना देते, और अगर ये साम्यवादी हो जाते तो पूंजीवादी इनको मदद ना देते। और इनके मैंने लीडर बता रखे हैं, यूएसए और सोवियत संघ रूस, ये दोनों। अब इनकी समस्या ये नहीं है कि हम इस गुट में शामिल हों, और इनके प्राथमिकता है ही नहीं कि हम पूंजीवादी बने, हम साम्यवादी बने। इनकी प्राथमिकता है आर्थिक विकास। क्या प्राथमिकता है? आर्थिक विकास। और इस आर्थिक विकास को करने के लिए चाहे जहां से राजनीतिक मदद लेनी पड़े, चाहे जहां से आर्थिक मदद लेनी पड़े, चाहे जहां से प्रौद्योगिक मदद लेनी पड़े, वो इनसे भी लेंगे, इनसे भी लेंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो दोनों को साथ लेकर के चलें, ना वो किसी के मित्र बने और ना किसी के शत्रु। जो चीज इनकी अच्छी है इनसे ले लिए, जो चीज इनकी अच्छी है इनसे ले। जब इनके पास जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं, जब इनके पास जाएंगे तो हाँ हाँ हम आप, और साथ किसी के नहीं है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को पता है, ये भरपूर कोशिश करेंगे। आप देखिए 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए। पाकिस्तान कहाँ जाकर बैठ गया? इनकी गोद में। और इन्होंने देखिए उसका क्या हाल किया। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर भारत की तरह आईआईटी बनाए, उनको टेक्नोलॉजी में सक्षम किए। तो क्या किए, खूब पैसा लो, खूब कर्ज लो हमसे, और क्या करो, बम बनाओ। वो कह रहे हैं नहीं हम मदरसा खोलेंगे, अरे बिल्कुल खोलो, घर घर में मदरसा खोलो। मदरसा कोई खराब चीज़ है? नहीं। श्री प्रेमचंद्र जैसे लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग मदरसा से पढ़े, कितने अच्छे उपन्यासकार, कितने अच्छे साहित्यकार, कितने अच्छे बौद्धिक बौद्धिक वर्ग, जिसने कि स्वतंत्रता आंदोलन में अच्छी भागीदारी की। तो मदरसा बुरा नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि जो पैसा यहाँ से आ रहा है,
का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं? अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में भी किए होते तो आज उस देश की रौनक अलग होती, अलग चमकता वो वैश्विक अ, मैप पर, मानचित्र पर। ठीक है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल क्या किए? नहीं, हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। अपनी पैंट फटी है और दूसरे की पैंट उतारने के चक्कर में पड़े। ठीक है, तो ये है अपनाए जाने का पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? सैन्य संधियों या गुटों में ना बंधने की। इनके साथ सैन्य गुट कौन सा था? नाटो। और देखिए नाटो की वजह से यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है आज तक। जब नाटो या पूंजीवादी शक्ति यूएसए, इनके इतने ही सगे हैं यूक्रेन के, तो उनको सदस्यता दे करके रसिया को काउंटर करना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं कर रहे हैं। बर्बाद हुआ जा रहा है यूक्रेन। यूएसएसआर का कौन सा है? वारसा। अब जो भी इनके साथ होता, नाटो की सदस्यताएं देते या वो डर दिखाते कि देखो सदस्यता ले लो। अब ये क्या करते? अब ध्यान से सोचिए, अगर नाटो का भारत आज मेंबर बन जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, नाटो का मेंबर बन जाए, ठीक है, तो ये भारत की धरती का इस्तेमाल क्या करेंगे? अपने नौसैनिक बेस बनाने के लिए करेंगे। भारत क्या करेगा? अब ये जो सैन्य संधि में अगर ये शामिल होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर जो भी खर्च आएगा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसका खर्च बाकी सदस्य देशों में बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि यूरोपीय देशों को नाटो से हटाओ। क्यों? क्योंकि ये खर्च नहीं दे रहे हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, अब वो सत्ता में आने के लिए कह रहे हैं या उसके बाद क्या करेंगे वो बाद की कहानी है। लेकिन अगर किसी ये जो अभी इनके पास खुद आर्थिक विकास नहीं है, इनके पास खुद पैसा नहीं है, ये खुद अभी भिखमंगे की कैटेगरी में है। कौन? जो ये तृतीय विश्व के देश हैं। और अगर ये इस संधियों में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं से तो कंप्रोमाइज करेंगे ना, या तो किसी से कर्ज लेकर के खर्चा देते, या अपने पैसे का इस्तेमाल आर्थिक विकास ना करके इन्हीं सैन्य गतिविधियों में शस्त्रीकरण पर जोर देते। शीत युद्ध का समय चल रहा है, शीत युद्ध में क्या था? शस्त्रों की होड़ थी। क्यों? क्योंकि भय का माहौल था। युद्ध नहीं हो रहा था लेकिन युद्ध की पूरी तैयारी थी। तो इसी वजह से क्या किए कि इन सैन्य संधियों से दूर थे। अगर ये इसमें शामिल होते तो ये अपना आर्थिक विकास ना करके शस्त्रीकरण पर जोर देते, जिससे कि क्या होता? आर्थिक विकास कंप्रोमाइज होता। ठीक है, चलिए गाजा में देखिए, जो मदद मिलती थी उन्होंने क्या किया? हमास का यूज करता था। ना अच्छी शिक्षा दी, ना जो है स्कूल कॉलेज बनाए, ना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। और आज देखिए जो गिने चुने अस्पताल हैं उस पर अटैक हो रहा है, पर लोग शरण ले रहे हैं। हमास के आतंकवादी भी उसी पर शरण ले रहे हैं। ये सब क्या है? अरे जब पैसा मिला है, मालिक ने दिमाग दिया है, मालिक ने अगर मदद की है तो उसका इस्तेमाल सही जगह कीजिए। ठीक। थर्ड, राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्र विदेश नीति की पहल। स्वतंत्र विदेश नीति को हाईलाइट कर लीजिए। राष्ट्रवाद तो होगा ही होगा क्योंकि अभी नए नए स्वतंत्र हुए हैं। और स्वतंत्र होने के बाद जब आप सत्ता में नहीं होते या जब आप पावरफुल नहीं होते तो आपको एक पावरफुल साथी की जरूरत पड़ती है, ताकि आपको कोई क्या न करे, डराए ना। या अगर आप साथी नहीं पकड़ रहे हैं तो अपने ही जैसे लोगों का संगठन बना लीजिए।
तो ये जो नैम है ये वही संगठन ही है। क्यों? क्योंकि ये अंकल सैम का या दूसरे अंकल का हाथ नहीं पकड़ना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये इनका हाथ पकड़ लिए तो ये इन पर कब्जा कर लेंगे। अभी एक जगह से हटे थे और दूसरे जगह उलझ गए। कब्जा नहीं मतलब डायरेक्ट रूप से आप मत समझिए गुलाम बना लेंगे, लेकिन वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर गुलामी वाला ही उनकी पॉलिसी लानी पड़ेगी। उनके लोगों के लिए आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ये सब क्या है? डायरेक्ट आजकल कहाँ कौन कब्जा कर रहा है? यही सब तो कर रहा है, अपने लोगों को सहूलियत, और क्या चाहिए उनको। तो स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, तृतीय विश्व युद्ध के देश क्या कर रहे हैं? WTO में खुलकर बोल रहे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन रहा है आज। ये सब क्या है? दक्षिण दक्षिण सहयोग ही तो है। अब फ्रांस उसमें शामिल हो गया है। फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने शुरू किया है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें आप देखिए मैक्सिमम देश क्या हैं? कर्क और मकर रेखा के बीच वाले। ठीक। तो ये थर्ड पॉइंट अपनाए जाने के पीछे ये कारण था। फोर्थ, आर्थिक विकास। ये मुख्य मुद्दा था इनका। इनका मुद्दा था ही नहीं कि हम इस गुट में शामिल हों, दूसरा और या दूसरे गुट में शामिल हों। हम, इनका मुद्दा क्या था? केवल और केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जिससे कि हमारी समस्याएं, जो इनकी कॉमन समस्याएं थी, वो क्या हो सके, उनसे निजात मिल सके, छुटकारा मिल सके। और फिफ्थ पॉइंट, इसने कहीं ना कहीं वैश्विक शांति को बढ़ावा दिया। वैश्विक शांति के लिए जरूरी था ये। वही चीज लिख दीजिएगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आत्मनिर्णय का अधिकार। ये सारे के सारे इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुटीय राजनीति की वजह से 2 विश्व युद्ध हो गए, और अब हमें एक तीसरा विश्व युद्ध इतनी जल्दी होने के लिए तैयार नहीं है हम। ठीक। ये आपका अपनाए जाने के पीछे कारण हो गया। अब देख लेते हैं उपलब्धियां। क्या उपलब्धियां थी? सबसे पहली उपलब्धि ये थी कि औपनिवेशिक शासन को चुनौती मिली। औपनिवेशिक शासन को चुनौती मिली, और इसका असर क्या हुआ? कई देश स्वतंत्र हुए। ये पहली उपलब्धि थी किसकी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। ठीक। दूसरी उपलब्धि, अफ्रीका को, अफ्रीका से रंग भेद की समाप्ति। क्योंकि उसका विरोध केवल अफ्रीका और उसी देश में नहीं हो रहा, उसी महाद्वीप में नहीं हो रहा, बाकी मंचों पर भी हो रहा है। बाकी लोग जो नौस्वतंत्र देश हैं वो भी क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये समाप्त होना चाहिए, काले घोरे का भेद जो है गलत है। ठीक है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, बस यही लाइन संयुक्त राष्ट्र संघ में गाई जा रही है। नेल्सन मंडेला बार बार विरोध कर रहे हैं। ठीक। थर्ड, विश्व को गुटबंदी के चंगुल से बचाया। अब यहां पर आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैन्य संगठन में शामिल होने से बचाया। अगर सैन्य संगठन में शामिल होते तो शस्त्रीकरण की होड़ लगती, और वो वही पैसा आर्थिक विकास न करके शस्त्रीकरण पर जोड़ देते।
और शस्त्रीकरण कभी भी विश्व शांति की बात नहीं करता। ठीक। चौथी बात, उत्तर दक्षिण सहयोग शुरू हुआ, इसी में लिख लीजिएगा, दक्षिण दक्षिण सहयोग भी शुरू हुआ। ये इसकी क्या थी, उपलब्धियां थी। एक उपलब्धि और है, वो है परमाणु भय मुक्त विश्व के लिए प्रयास। अब ध्यान से देखिए, कुछ चीजें आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगेंगी। अगर भारत, नेहरू जी नेता थे इसके, नेहरू हुए, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये सब क्या थे, नेता थे। अब देखिए, परमाणु भय मुक्त विश्व के लिए प्रयास कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। भारत की बात मैं बता रहा हूं। लेकिन भारत जैसा जिम्मेदार राष्ट्र आपको विश्व में कहीं देखने को नहीं मिला, और ये आप शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर हैं। अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो जाते, जन्म पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इन जगहों पर हो जाता, तो देख रहे हैं वहाँ की हालत। इसलिए अपने आप को धन्य मानिए। परमाणु बम बना रहे हैं, तो उसका टाइटल क्या दे रहे हैं, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, कि हमारा परमाणु बम, और पहला ऐसा राष्ट्र जिसने परमाणु बम जब बनाया उसके बाद उसकी एक नीति घोषित की, परमाणु नीति, और उसमें कहा गया कि जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है, हम उस पर इस परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है। दूसरी बात, हम पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए पाकिस्तान के साथ कितना तनाव है, बांग्लादेश के साथ कितना तनाव है, लेकिन क्या हम परमाणु बम की उनको धमकी दे रहे हैं? बल्कि वो कई बार कह रहे हैं कि हमने परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं रख रखे। लेकिन क्या यहाँ से कभी उकसाने वाला बयान गया, या कभी, जनता की बात अलग है कि हमारा आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते, जिम्मेदार राष्ट्र प्रमुख होने के नाते, इंडिया की तरफ से कभी ये स्टेटमेंट नहीं गया कि परमाणु बम इन पर गिरा दीजिए। यही कारण है कि भारत आज भी परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर आज तक साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें यही लिखा है कि जो P5 देश हैं उनको छोड़कर बाकी कोई जो भी इसमें साइन करेगा वो परमाणु बम नहीं बनाए। भारत ने कहा, ये बताओ कि जो 5 हैं ये आप लोग क्यों रखे हो, आप भी जो है वो क्या कर दीजिए, अपना डिस्ट्रॉय कर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, वो स्थायी सदस्यता क्यों है? उस समय वो विजयी थे, चीन को छोड़ करके। सेकंड वर्ल्ड वार में जो विजयी राष्ट्र थे उन्हीं को वहां पर सदस्यता, स्थायी सदस्यता दी गई। उस समय का पावर इक्वेशन अलग था, शक्ति का संतुलन समीकरण अलग था। आज जापान, साउथ कोरिया, भारत, ये सब बाहर हैं, स्थायी सदस्य नहीं है वो। जापान किस मामले में पीछे है? जर्मनी का दोष केवल इतना है कि वो सेकंड वर्ल्ड वार हार गया। जापान का दोष इतना है, सेकंड वर्ल्ड वार हार गए। नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लीजिए उनको। जापान के यहाँ युद्ध में सैनिक नहीं लड़ते, कह रहे हम 24 घंटे में इतने रोबोट तैयार कर देंगे कि हमारी तरफ से रोबोट लड़ेंगे। ये टेक्नोलॉजी है उनकी, फिर भी उनको आप स्थायी सदस्यता से बाहर रख। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, इस असंतोष के खिलाफ, इस भेदभाव के खिलाफ क्या करना है? एक मंच पर होकर के एक साथ आवाज लगानी है, एक साथ उसका क्या करना है, विरोध करना है। ये सब क्या होगा? तृतीय विश्व युद्ध का, तृतीय विश्व के देशों की पहचान होगी। ठीक है, तो ये क्या है, उपलब्धियां। अब देख लेते हैं चुनौतियां। नवीन चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां आ गई? विश्व शांति की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं, और फिर भी चुनौती आ गई। क्या चुनौती आ गई?
पहली चुनौती ये है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण उपयोग, इस्तेमाल, परबल। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो गैर जिम्मेदार राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन पर यह कहा जा रहा है कि ये पैसे के लिए हो सकता है आतंकवादी समूह को बेच दें, या जो इनके पास एटम बम है उसकी सुरक्षा ही ना कर पाए, इनके सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हमला हो रहा है आतंकवादियों का। तो ये सबसे बड़ा डर है कि अगर वो गलत हाथों में लग गई परमाणु ऊर्जा तो फिर क्या होगा। ठीक। सेकंड, नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद क्या है? पहले क्या होता था कि अगर इंग्लैंड को अपना हित पूरा करना था, अपना इंटरेस्ट पूरा करना था, तो वो भारत पर क्या करता था, व्यापारी बनकर आए थे और कब्जा कर लिए थे, मतलब प्रत्यक्ष कंट्रोल। अब क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। नवोपनिवेशवाद क्या है कि वहां पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करना, वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना दीजिए कि अपने हितों को पूर्ति करने वाली सरकार वहां पर बैठा दीजिए, वो ऐसे डिसीजन लेगी कि अपने हितों की, अपने इंटरेस्ट की पूर्ति। ये सब क्या है, नव उपनिवेश। वहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, पैसा ना दीजिए, और यहाँ से वो, मतलब रॉ मटेरियल वहाँ से लीजिए और फिनिश प्रोडक्ट विकसित देश, विकासशील देशों को बेचें। तो ये क्या है, नवोपनिवेशवाद ही तो है, क्योंकि विकासशील देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उतना। अगर वो टेक्नोलॉजी में उन्नत होते तो आज विकसित होते, नहीं है वो। तो नवोपनिवेशवाद का क्या मतलब है कि आप डायरेक्ट अपने हितों की पूर्ति करने के लिए डायरेक्ट उस क्षेत्र पर, उस देश पर कब्जा मत कीजिए, वहाँ पर ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम या वहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसी अपने लोगों से बनवा दीजिए। देखिए ना आज क्यों जो है रसिया, अमेरिका, चीन, सब जगह ये हो रहा है कि यूएस के प्रेसिडेंट का चुनाव में जो है रसिया जो है वो कर रहा है, दखल दे रहा है, चीन दखल दे रहा है। अब हर कोई अन्य देशों में अपनी समर्थित सरकार बैठाना चाहिए, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे रसिया की बात हो, चाहे चीन की बात हो, चाहे भारत की बात हो। भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके विरोधी दल नेपाल में बैठें, उसके विरोधी दल बांग्लादेश में बैठें, उसके विरोधी दल पाकिस्तान में बैठें या श्रीलंका में बैठें, या भारत के विरोधी या के सपोर्टर वहाँ पर बैठें। कभी नहीं चाहेगा। चाहेगा कि भारत से मिलता जुलता दल या भारतीय विचारधारा से मिलता जुलती विचारधारा वाला दल वहाँ पर बैठे, ताकि शांति का सामंजस्य बना रहे। अदरवाइज पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं, पड़ोसी ही डिस्टर्ब करेगा तो क्या मतलब है, पड़ोसी ही आपको इज्जत नहीं देगा तो बाकी लोग कहाँ इज्जत देंगे। ठीक। तो नौ उपनिवेशवाद, ये सबसे बड़ी समस्या आ गई। तीसरी बात, आतंकवाद। आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही। ये वर्ड तो ऐसा है ना कि जितना, कुछ वर्ड ऐसे हैं विश्व में जिनको इतना विकृत कर दिया गया है, डिफिनीशन उनकी इतनी सब्जेक्टिव बना दी गई है। इसमें भी, आतंकवाद में भी पहले विकसित देश क्या कहते थे, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। अमेरिका, भारत कितना भी चिल्ला रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ में कि आतंकवाद आतंकवाद, तो अमेरिका क्या कहता था कि आतंकवाद नहीं, ये जो आप कश्मीर में ज्यादती कर रहे हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, कश्मीरियों की आवाज़ को दबा रहे हैं, ये उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है। और जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ तो वो चिल्ला रहे हैं, हे बाप, क्या हो गया, आतंकवाद हो गया, आतंकवाद है ये, आतंकवाद को मारो। भारत ने क्या कहा कि वही तो हम 10 साल पहले से कह रहे हैं आपको, विमान हाईजैक हो गया भारत का, बताइए। तो इस वर्ड की डिफिनीशन इतनी सब्जेक्टिव कर दिए हैं कि मतलब बहुत विकृत कर दिए, कहने का ये मतलब। जबकि सिंपल सी डिफिनीशन है कि आतंक के बल पर
लोगों को डरा धमका करके, हथियारों का प्रयोग करके अपनी बात मनवाना, वो आतंकवाद है। सामाजिक समरसता को खत्म करना, वो आतंकवाद है। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है, ये विश्व शांति में सबसे बड़ा बाधक है। ये भी इसकी नई चुनौतियों में आएगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, पर्यावरणीय मुद्दे पर भेदभाव रहित समाधान। भेदभाव रहित मैंने क्या बताया कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, विकसित देश हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, वो पूरी की पूरी औद्योगिक देश हैं, वो अब पर्यावरण के नाम पर विकसित देशों में औद्योगिकरण को रोक रहे हैं। जबकि विकासशील देश क्या कह रहे हैं? विकासशील देशों में रोक रहे हैं। विकासशील देश क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब आपने इतना ज़्यादा उत्सर्जन किया, आपने आपको विकसित बनाया, तो सारा जिम्मेदारी आप ही लोगे ना। हम लोग तो अभी कोयला जला ही नहीं, तो हम कैसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए? अब हमें जलाने दो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? मना कर। ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे सस्ती टेक्नोलॉजी ले लो, हमसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाओ, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ, सोलर की तरफ चले जाओ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सोलर पैनल हमसे ले लो और पैसा आप दो, पर सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं। तो ना तो टेक्नोलॉजिकल रूप से मदद कर रहे हैं, ना इकोनॉमिकल रूप से मदद कर रहे हैं, और पर्यावरणीय मुद्दों पर सबकी जिम्मेदारी दे रहे हैं। जबकि मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? विकसित देशों। तो ये भी एक नवीन चुनौतियों आएगा। पांचवा, हिंद महासागर का क्षेत्र। ये विशेष करके हिंद महासागर हो गया, दक्षिणी चीन सागर हो गया, ये बहुत विवादित क्षेत्र रहे हैं। पारदर्शी और खुली नीति। दक्षिणी चीन सागर में क्या कर रहा है? चाइना 9-9 के तहत पूरा क्षेत्र अपने का कह रहा है। क्यों कह रहा? इकोनॉमिकल रूप से वो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर गैस के भंडार हैं। सहारा रेगिस्तान को तो कोई नहीं कह रहा, उसके लिए कभी आपने लड़ाई सुनी? सहारा रेगिस्तान हमारा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। जिस दिन वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएं, जिस दिन सहारा रेगिस्तान में यूरेनियम निकल आए, तो देखिए कैसे लड़ाई होगी। तो कोई चीज़ अगर नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न है, समृद्ध है, तो उसी के लिए कब्जे की बात हो जा रही है। दक्षिणी चीन सागर में, सॉरी, हिंद महासागर में भी भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है कि नहीं, इस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं होगा। जो समुद्री कानून है कि 200 नॉटिकल मील के बाद सभी के लिए ओपन सी है। ठीक है, तो इससे क्षेत्रीय शांति, जैसे भारत की आप ये कह सकते हैं सागर पहल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ये सब क्या है? इसी को प्रमोट करने के लिए ही तो है। ठीक। फिफ्थ, सिक्स्थ, यूएनओ की संरचना का पुनर्गठन। मैंने आपको क्या बताया कि जो P5 मेंबर हैं, परमानेंट 5 स्थायी सदस्य, उस समय का समीकरण के हिसाब से, उस समय के शक्ति संतुलन के हिसाब से उनको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर पावर सबके हाथ में दे दी जाए घर में, तो हर कोई अपना डिसीजन स्वतंत्र लेगा, और फिर वो घर घर ना रह करके टूट जाए अलग अलग टुकड़ों में। तो ठीक वैसे ही उस समय का रिक्वायरमेंट ये था कि ये जो पावरफुल देश हैं, उनको स्थायी सदस्यता मिल करके और वो यूएनओ पर कंट्रोल। लेकिन आज अगर ये समय के साथ जो चीज़ चेंज नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, वो क्या हो जाती है? ऑब्सोलीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है अपने आप ही। तो आज के शक्ति संतुलन के हिसाब से इनको क्या करना चाहिए? पुनर्गठन करना चाहिए। स्थायी सदस्यता, वीटो पावर,
इनके लिए अलग से लड़ाई चल रही। तो जो भी शक्तियाँ अपने आप को वर्ल्ड शक्ति में, वर्ल्ड पावर में गिन रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? सत्ता देनी चाहिए। जापान हुआ, भारत हुआ, न्यूज में सुनते होंगे कि भारत की सदस्यता का समर्थन किया गया यूएनओ में। अब चीन अपोज कर रहा, बाकी 4 जो P5 में से 4 मेंबर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रूल है कि वीटो, कोई भी एक अगर वीटो कर दिया तो फिर वो प्रस्ताव खत्म। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में। अब जो लास्ट हेडिंग है जो कि बहुत ही विवादित है, वो विवादित इस वजह से है कि क्या ये आज की डेट में, आज के समय में रिलेवेंट है ये संगठन, कि कुछ रिलेवेंसी है या नहीं, प्रासंगिक है या नहीं। क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा? ऐसा क्वेश्चन इस वजह से पूछा जा रहा है कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, अब गुट रहे ही नहीं, अब केवल और केवल एक ही सुपर पावर है, वो है क्या? अमेरिका, पूंजीवाद। तो जब साम्यवाद खत्म ही हो गया, साम्यवाद का विघटन हो गया उसके नेता का, तो जब गुट बचा नहीं तो गुट निरपेक्षता किस बात की? तो क्या ये इररिलेवेंट है? तो आप बताएंगे नहीं। क्यों? इसका छोटा उद्देश्य ये था कि हमें गुट में भाग नहीं लेना, लेकिन इसका लार्ज उस पर्सपेक्टिव में देखिए कि गुट में भाग नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना? गुट में भाग लेंगे, सैन्य संधियां थोपी जाएंगी, हम सैन्य संगठन में भाग लेंगे और अपने आर्थिक संसाधनों को शस्त्रीकरण की होड़ में वेस्ट करेंगे। जबकि हमारा पर्पज क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था? हमारे अपने देश का आर्थिक विकास हो। और जहाँ पर आर्थिक विकास भूमंडलीकरण के दौर में आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ जाएगा, तो एक देश का विकास दूसरे देश के विकास को प्रोत्साहित करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यही तो है ना, कि अगर हम आयात निर्यात कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे ना कि कहीं से हम प्रॉफिट में हैं, कहीं से लॉस में हैं। ओवरऑल फिर उसमें देखना है कि हम सही, अपनी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही। हो सकता है किसी देश से हम लॉस में हो, देश से अकाउंट में हम प्रॉफिट में हो, तो ओवरऑल हमें देखना होता है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, गुटनिरपेक्षता का? वैश्विक शांति। मेन उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्णय लेना, स्वतंत्र विदेश नीति, परमाणु भय मुक्त विश्व, ये उद्देश्य हैं। तो क्या ये उद्देश्य समाप्त हो गए या प्राप्त कर लिए गए? ऐसा नहीं है। पर्यावरणीय मुद्दा अभी तक जीवित है, परमाणु अप्रसार संधि अभी तक चल रही है, एनपीटी। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? जब तक राष्ट्र राज्य रहेंगे, जब तक देश का अपना हित रहेगा, ये मुद्दे कभी सॉल्व नहीं होने। क्या सभी को आर्थिक विकास मिल गया? अगर आर्थिक विकास मिल गया तो गुटनिरपेक्षता का आंदोलन उद्देश्य पूरा हो गया और गुटनिरपेक्षता संगठन खत्म हो जाना चाहिए। क्या वैश्विक शांति मिल गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि वैश्विक शांति को बरकरार रखने के लिए। अगर वो प्राप्त हो गई तो संयुक्त राष्ट्र संगठन को खत्म कर दीजिए, कोई नया संगठन बना लीजिए जिसका नया उद्देश्य हो। तो जब तक इसका जो आ, बड़े परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये संगठन हमेशा प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म है। अभी भी तो गुटी राजनीति चल रही है, अब बड़े लेवल पर ना चल करके क्षेत्रीय लेवल पर चलती है। ये गुटी राजनीति का ही परिणाम है ना। मालदीव में गो इंडिया, फिर उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति आकर के माफी मांग रहे हैं। ये क्या है? राजनीति ही तो है। ये राजनीति ही तो है कि मालदीव के पक्ष में फैसला देने के बाद चागोस द्वीप आज तक मालदीव को नहीं दिया गया, अब दिया जा रहा है, तो उसमें से डियोगा गार्सिया वाले पोर्शन को नहीं दिया जा रहा है, बाकी को दिया जा रहा है। जबकि निर्णय 2011, 2014, 2019 में ही आ गया था। फिर भी ये क्या है? गुटी राजनीति ही तो है। अगर अमेरिका एक जगह बैठे हुए पूरे विश्व में सैन्य बेस बना रहा है तो ये क्या है? गुटी राजनीति।
क्या इससे वैश्विक शांति स्थापित होगी? कभी नहीं। हथियारों की होड़ होगी। मानवाधिकार, लोकतंत्र, वैश्विक शांति की बात करते हैं, और इजराइल, यूक्रेन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि जो इसका बड़ा उद्देश्य है जिसको लेकर के चला था, आर्थिक विकास, औपनिवेशिक विरुद्ध, अब औपनिवेश के विरुद्ध चला था, उपनिवेश के विरुद्ध, और अब नव उपनिवेशवाद आ गया। लीजिए, तो जब तक राष्ट्र राज्य रहेंगे, जब तक राष्ट्रों का अपना हित रहेगा, ये चीजें कभी भी समाप्त नहीं हो। हर समय इन और ऐसे कई संगठनों का, जो छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं, उनका रिलेवेंस हमेशा रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो प्रासंगिकता में लिख लीजिएगा कि ये प्रासंगिक हैं आज के समय में भी, क्योंकि इनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और ये उद्देश्य कभी पूरा होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र और राज्य के अपने हित हैं, वो अपने हित के अनुसार काम कर रहे हैं। अमेरिका मानवाधिकार की बात कर रहा है तो इसराइल को मदद क्यों दे रहा है? अमेरिका मानवाधिकार की बात कर रहा है तो यूक्रेन और रूस को पड़ोसी हैं, तो आपस में उनको बातचीत करके एक टेबल पर ले आए। ये नहीं कि रूस को हथियार दे कि हाँ हाँ लड़ो आप, हम देख लेंगे यूक्रेन को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बंद होनी, और अगर ये बंद होंगी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व होगा, लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलेगा, तब जा करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन वास्तविक रूप से सफल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए एक दो लेक्चर का और है आपका वर्ड हिस्ट्री, के बाद आपका वर्ड हिस्ट्री ख़त्म होते ही मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।